वेलकम ऑल ऑन यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओपियम पॉपी, इसके 20 मोस्ट सिग्निफिकेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू हम इस पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे और स्पेशली हम बात करेंगे जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं दैट कंट्रोल नारकोटिक्स इन इंडिया, और स्पेशली हम ओपियम कल्टीवेशन, इसके ट्रेड के बारे में, जो फैक्ट्रीज की पोजीशंस और कौन से बोर्ड और कमीशंस एंड एक्ट हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि कैसे करके इसे रेगुलेट किया जाता है। गाइज, सबसे पहले हम इसका पिक्चर देखते हैं गाइज कि ओपियम पॉपी, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है आपको कि जो प्लांट होता है इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है गाइज, पैपावर सोमनीफेरम होता है और ये फैमिली पैपावेरेसी को बिलोंग करता है, दैट इज ए डाइकॉट फैमिली। अब इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि ये इसका जो पोर्ट्स होता है, पोर्ट्स का मतलब होता है इसका जो पूरा फ्रूट्स होता है और इसके अंदर होते हैं गाइज इसके सीड्स। अभी हम केवल बात कर रहे हैं जो हमारा केमिकल है लैटेक्स। जब हम पे इस तरीके से लेंसिंग करते हैं, मतलब चीरा लगाते हैं, जो लैटेक्स बाहर आता है उसे हम इस तरीके से कलेक्ट कर लेते हैं। अब उस लैटेक्स जिसे हम बोलते हैं ओपियम गाइस, जब वो ड्राई हो जाता है तो उसमें ओपियम बोलते हैं। फिर ओपियम जो कि बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब मिक्सचर है डिफरेंट टाइप के दूसरे अल्कोलाइड्स और उसमें प्रोटीन्स सबस्टेंस होते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 1 से। इंडिया अलाउड ग्रोइंग ओपियम पॉपी फॉर मेडिसिनल यूज़ अंडर विच एक्ट, मतलब इंडिया हमारा जो कंट्री है, प्यारा हमारा भारत, इसमें जो हम ओपियम का कल्टीवेशन करते हैं स्पेसिफिकली उन्होंने अलाउड किया फॉर मेडिसिनल यूज़। तो अंडर विच एक्ट, एक इंटरनेशनल एक्ट है जिसके तहत हर एक कंट्री मतलब स्पेसिफिकली कुछ कंट्री को परमिशन है कि वो अपने यहाँ पे ओपियम पॉपी मतलब पैपावर सोमनीफेरम के जो खेती होती है इसे अलाउड किया है कि कुछ लाइसेंस के प्रोविज़न पे कुछ फार्मर्स, स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, गाइस ध्यान रखना है 3 स्टेट स्पेसिफिक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के फार्मर्स के लिए ये लाइसेंस इशू करे जाते हैं। इसके अलावा इलीगल तरीके से इंडिया के कुछ दूसरे पार्ट्स में भी इसका कल्टीवेशन किया जाता है। तो हम ये बात करने जा रहे हैं किस रूल्स के, किस एक्ट के तहत इंडियन गवर्नमेंट अलाउड फार्मर्स टू ग्रो या कल्टिवेट ओपियम पॉपी फॉर स्पेसिफिकली मेडिसिनल यूज़। तो गाइज एक एक्ट है जिसे बोलते हैं NDPS 1988, जिसका मतलब होता है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइको एक्टिव सब्सटेंसेस 1998। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स 1961, ये इंटरनेशनल है। इसके बाद है मिस यूज़ ऑफ ड्रग एक्ट 1971 और इसके बाद आता है यूनाइटेड नेशन ऑफ ड्रग एंड क्राइम। ये 4 एक्ट हैं, बट हमारे इंडिया में जो परमिशन है गाइज वो है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स 1961 के अकॉर्डिंग ये परमिशन है कि मेडिसिनल यूज़ के लिए हम ओपियम का ग्रो कर सकते हैं, उसकी खेती कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम बात करते हैं कि द फंक्शन ऑफ CBN गाइज सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखें। CBN का मतलब होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, जो कि सेंट्रल ब्यूरो नारकोटिक, तो इसका हेडक्वार्टर गाइस कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। हमने यहाँ पे लिखा है मध्य प्रदेश, इसे थोड़ा करेक्ट करें क्योंकि दूसरी एक बॉडी होती है जिसे बोलते हैं NCB की 3 टर्म से, मगर इन्हें उल्टा कर दिया जाए ऐसे करके NCB, तब बनता है गाइस आपका नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, वो उसका हेडक्वार्टर ग्वालियर में। तो हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ CBN, ए बॉडी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, मतलब ये बॉडी जो है, ये बोर्ड जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, स्पेशली इसका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत। ये बोर्ड क्या करता है, इसके फंक्शन के बारे में क्वेश्चन है गाइस। ये कल्टीवेशन की बात करता है कि जो इंडिया में फार्मर ओपियम को कल्टीवेट करते हैं उसे रेगुलेट करता है, या ट्रेड की बात करता है, केवल लीगल ओपियम जो कि परमिट के बेस पे जो लाइसेंस मिले फार्मर्स को, उन्होंने उसके अकॉर्डिंग जितना कल्टीवेट किया है उसके ट्रेड के बारे में बात करता है, या इलीगल ट्रेड के बारे में बात कर सकता है। तीसरा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द क्रॉप के रिसर्च और डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, नहीं करता है। एंड डी में है कि नॉन ऑफ दी, किसी के बारे में बात नहीं करता। और ई ऑप्शन भी इसमें है गाइज, तो इसमें बोथ A एंड B, मतलब कल्टीवेशन एंड ट्रेड इन लीगल ओपियम। तो गाइज जो अपना CBN है, मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ये आपकी दोनों बातों को देखता है, कल्टीवेशन को भी देखता है एंड लीगल ओपियम ट्रेड को भी रेगुलेट करता है। तो करेक्ट आंसर गाइज होता है E। इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओपियम क्रॉप से कोई भी मतलब लेना देना नहीं है। करेक्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 3 में कि लैंसिंग डिफाइंड बाय CBN फिर वही बात है, कंट्रोल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने लैंसिंग को एक डिफाइन किया है। लैंसिंग का मतलब होता है, जब हम आपको ये फिगर देखें, दैट वन, इस फिगर में आपको दिख रहा है कि इस तरीके से लैंसिंग करते हैं, मतलब चीरा लगाना जैसे, तो ये भी एक स्किल्ड है। ऐसा है कि इसे NCB ने डिफाइन किया है, उस डेफिनेशन क्या दी है वो आपको यहाँ पे बताना है
कि कहता है कि स्किल एक्वायर्ड बाय ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड डेप्थ ऑफ इंसिजन बाय शार्प ब्लेड इज प्रिसाइज आर्ट। मतलब ये जो लेंसिंग की जो मतलब लेंसिंग करने की जो हमारी स्किल है ये एक्वायर्ड की जाती है एक्सपीरियंस अभी कई सालों की मेहनत के बाद ये स्किल आती है। और डेप्थ ऑफ इंसिजन की कितना गहरा चीरा लगाना है बाई शार्प ब्लेड ये एक अपने आप में एक आर्ट है। एक डेफिनेशन हो गई। दूसरे डेफिनेशन में कहता है कि लेंसिंग इज ए प्रोसेस ऑफ शॉर्ट टाइम लर्निंग बाय वर्कर्स, मतलब बहुत ही कुछ ही टाइम में जो वर्कर्स होते हैं वो इस प्रोसेस को सीख लेते हैं। और सी में कह रहा है कि दोनों डेफिनेशन दी हैं और डी में कह रहा है नन ऑफ दी, कोई भी डेफिनेशन CBN ने नहीं दी है। तो गाइज करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट है कि CBN सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स ने लेंसिंग को डिफाइन किया है कि स्किल एक्वायर्ड बाय ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब कई सालों की मेहनत के बाद कई सालों के एक्सपीरियंस के बाद हमें ये कला जो है आती है। एंड डेप्थ ऑफ इंसिजन जो हमारा चीरा लगता है उसे भी इंसिजन की जो डेप्थ है वो भी बाय शार्प ब्लेड अपने आप में एक आर्ट है। तो गाइज करेक्ट आंसर होता है ए। आप ध्यान रखना है इन चीज़ों को। इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट क्वेश्चन गाइज, इस क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव टाइप बनते हैं। देखिए, इन विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच, कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ बॉडीज हैं दैट आर ऑल रेगुलेटरी बॉडी फॉर द ओपियम कल्टिवेशन इन इंडिया एज वेल एज ग्लोबल लेवल पे, और दूसरी तरफ में उनके कुछ स्टेटस है कि कौन कहाँ पे किस तरह NGO है या कुछ क्या काम करता है। पहला है NCB का मतलब कह रहा है कि इंडियाज़ काउंटर नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट एजेंसी, मतलब इंडिया में जो नारकोटिक्स का मतलब इन्फोर्समेंट एजेंसी इसके रेगुलेशन की बात करता है। NCB मतलब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो होता है, जो कि आपका ग्वालियर में गाइस। इसके बाद CBN जो है जो दिल्ली में सुपरवाइज लीगल ओपियम पॉपी कल्टिवेशन, केवल लीगल ओपियम कल्टीवेशन की बात करता है, जबकि ये जो इंडिया का काउंटर करता है जो थोड़ी सी इलीगल एक्टिविटीज है उन्हें काउंटर करता है। कोई परमिट बनवाया माना 5 एकड़ का और उन्हें कल्टीवेट कर रहा है वो 10 एकड़, तो इस तरीके से, और फिर वो 5 एकड़ जो बचा हुआ है उसे दूसरे सोर्सेज के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं ग्रे मार्केट, उसके थ्रू वो उन्हें सेल एंड परचेज कर रहा है और बहुत सारा मतलब धन कमा रहे हैं इस तरीके के फार्मर्स। स्पेशली जो आपने नाम सुना होगा मंदसौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ मध्य प्रदेश, स्पेशली वहाँ पे इस तरीके। तो जो NCB होता है वो कंट्रोल करता है कि जो इलीगल ट्रेडिंग कर रहे हैं, इलीगल इसका कल्टीवेशन कर रहे हैं, उन्हें कंट्रोल करता है। जो CBN है वो केवल लीगल ओपियम कल्टीवेशन की बात करता है। बिल्कुल सही बातें हैं। इंसा का मतलब जो होता है द इंस्टीट्यूट ऑफ नारकोटिक स्टडीज़ एंड एनालिसिस, जो 2009 में गाइज ये बना था, और इसके जो सेक्रेटरी हैं वो देवदत्त हैं, और ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो एक न्यू दिल्ली में लोकेटेड, और इट इज़ ए NGO। और इसे बनाया था जो एक इसके जो कमिश्नर थे नारकोटिक्स के ओल्ड मतलब एक्स कमिश्नर, उनका एक NGO है जिसका नाम है इंसा, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ नारकोटिक्स स्टडीज़ एंड एनालिसिस। इसके बाद आता है UNODC, इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑन ड्रग एंड तो इसमें जो बात करते हैं कि UNODC जो करता है वो इलीगल ड्रग सर्वे एंड वेरियस कंट्रीज़ में इस पर रिपोर्ट तैयार करता है कि जो इलीगल तरीके ड्रग सर्वे जो वेरियस कंट्री में हो रहा है उनके बारे में बात करता है UNODC। तो आपने UNODC को देखा कि यूनाइटेड नेशन ऑन ड्रग एंड क्राइम्स, तो इस पे जो बात करता है गाइस, जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ए, कि जो बात जिसके करेक्ट लिखी है सामने लिखी है बिल्कुल वही सही है कि जो NCB होता है वो इंडिया का काउंटर नारकोटिक इन्फोर्समेंट एजेंसी, की मतलब जो इलीगल ट्रेड और इसकी कल्टीवेशन हो रहा है उन्हें कंट्रोल करता है कि कोई परमिट से ज़्यादा, कोई लाइसेंस से ज़्यादा लेवल पर खेती ना कर ले। CBN जो होता है सेंट्रल वाला वो केवल सुपरवाइज करता है लीगल ओपियम कल्टीवेशन को, और इंसा जो होता है वो एक NGO है। NGO का मतलब होता है जो हर तरीके की परेशानी जो कि ओपियम कल्टीवर्स ओपियम फार्मर से जुड़ी है उसे हैंडल करता है। और UNODC जो होता है वो एक इलीगल ड्रग सर्वे जो ऑल ओवर दी अक्रॉस द बॉर्डर जो डिफरेंट कंट्रीज में इलीगल ड्रग सर्वे होता है उसकी एक रिपोर्ट तैयार करता है एनुअल। तो गाइज इस तरीके से करेक्ट आंसर होता है ए। आप ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं दैट रेगुलेट द ओपियम कल्टीवेशन इन इंडिया। अब बात करते हैं CBN ग्वालियर। देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स, फिर यहाँ पे गलत हो रहा है, ये सेंट्रल बोर्ड नहीं, ये दिल्ली में गिव्स द रेट ऑफ ओपियम टू फार्मर्स डिसाइडेड बाई, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स है वो फार्मर्स को ओपियम कल्टीवेशन करने के बाद एक रेट डिसाइड कर, जैसे आप इंडिया में देखते होंगे शुगर केन का रेट डिसाइड कौन करता है, स्पेसिफिकली जो उनकी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो रेट डिसाइड करती हैं एनुअली कि भाई इस बार 280 रुपये पर क्विंटल की बजाय 325 रुपये या 400 की डिमांड चलती है फार्मर्स की। इसी तरीके से सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स जो होता है वो ओपियम फार्मर के लिए एनुअली ओपियम का रेट डिसाइड करता है। अब इस रेट डिसाइडेड में किसका रोल होता है कि जिस एरिया में फार्मर्स हैं वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है,
या किसी का नहीं होता, पार्टिकुलरली हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो डिसाइड करती है, या सी में कह रहा है कि दोनों गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों डिसाइड करती हैं, या फिर इसके बाद कह रहा है इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बोर्ड पॉलिसी, या फिर कह रहा है कि किसी भी गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है, जो NCBN है मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स, उसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी होती है, वो कौन सा रेट इस बार गवर्नमेंट फार्मर्स को देना चाहती है। तो गाइज ये जो करेक्ट आंसर है इसमें है यूनियन गवर्नमेंट, ये रेट डिसाइड करता है यूनियन गवर्नमेंट। क्यों करता है? क्योंकि CBN जो बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स, इट इज़ अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री मतलब यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करते हैं, ये मंत्रालय केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के उस पर होता है गाइज। तो इस तरीके से यूनियन गवर्नमेंट को ही राइट है कि वो हर साल ओपीएम का रेट डिसाइड करे टू द फार्मर्स, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करते हैं कि द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू किसके अंडर है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है। CBN सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स अंडर चैप्टर 5A ऑफ NDPS। NDPS एक्ट है गाइस 1998 का, जिसका मतलब होता है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइको एक्टिव सब्सटेंसेस। तो इस जो अपना एक्ट है इसकी चैप्टर 5 के अकॉर्डिंग ये एक्ट प्रोवाइड करता है इम्प्रिजमेंट मतलब एक सज़ा फॉर ए टर्म ऑफ, उस टर्म बताने कितने साल की सज़ा हो सकती है, फॉर इलीगल ट्रेड ऑफ ओपीएम टू ए पर्सन दैट फाइंड एसोसिएटेड विद ओपीएम इलीगल ट्रेड। अगर वो कन्विक्टेड पाया गया ओपीएम का इलीगल ट्रेड करने में, तो NDPS 1998 एक्ट के थ्रू उसे कितने वर्ष का कारावास मतलब करना इम्प्रिजमेंट हो सकता है? 20 ईयर्स आर मोर, 10 ईयर्स आर मोर, 15 ईयर्स आर मोर एंड 5 ईयर आर मोर। तो गाइस जो करेक्ट आंसर है वो है B, 10 ईयर्स या इससे ज़्यादा टाइम का उसे जिसे बोलते हैं कारावास, जेल हो सकती है जो भी कोई पर्सन इसमें कन्विक्टेड पाया गया इलीगल ओपीएम ट्रेड में। करेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, NDPS के बारे में कि NDPS एक्ट एम्पावर द यूनियन गवर्नमेंट। मतलब इस गवर्नमेंट के तहत हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे क्या पावर है? परमिट एंड रेगुलेशन ऑफ कल्टिवेशन ऑफ ओपीएम पॉपी फॉर मेडिकल एंड साइंटिफिक पर्पजेज, परमिट द कल्टिवेशन ऑफ ओपीएम पॉपी फॉर मेडिकल पर्पजेज। देखिए इसमें दोनों बातें थी, इसमें केवल एक मेडिकल पर्पजेज। थर्ड में कह रहा है रेगुलेशन ऑफ कल्टिवेशन ऑफ ओपीएम पॉपी फॉर साइंटिफिक पर्पजेज, इसमें केवल साइंटिफिक पर्पजेज की बात करता है। और डी में कह रहा है रेगुलेशन ऑफ कल्टिवेशन ऑफ ओपीएम पॉपी फॉर एवरीथिंग्स गुड फॉर गवर्नमेंट, मतलब किसी भी काम के लिए जो इसमें ओपीएम उसके काम आ रहा है गवर्नमेंट के, उसके लिए वो ओपीएम कल्टिवेट के रेगुलेट कर सकती है थ्रू NDPS। तो गाइस जो करेक्ट आंसर है वो इसका होता है 7th का करेक्ट आंसर होता है A। मतलब इस रूल के तहत हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री है मतलब यूनियन गवर्नमेंट है वो उसे राइट है, परमिट भी कर सकती है और रेगुलेट भी करती है किसे? कल्टिवेशन ऑफ ओपीएम पॉपी फॉर मेडिकल एंड साइंटिफिक पर्पजेज के लिए वो ओपीएम कल्टिवेशन करवा सकती है अपनी इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 8 में हम बात करेंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। हमें यहाँ बड़ा थोड़ा टफ क्वेश्चन है गाइस, इसमें हमें ये बात करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ओपीएम वाज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर कॉलोनियल स्टेट। देखिए कॉलोनियल स्टेट का मतलब जब हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स थे उस टाइम जो ओपीएम था वो सबसे बड़ा पार्ट था 19th सेंचुरी का, और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, सबसे जो ज़्यादा रेवेन्यू आता था मतलब सेकंड नंबर पे वो इससे ओपीएम से आता था। ये स्टेटमेंट सही है गलत है इसकी बात करेंगे बाद में। दूसरा है कि सेमी लिक्विड सब्सटेंस जिसे हम बोलते ड्राइड एंड मिक्सड फार्म इट इनटू केक, केक बनाया जाता है। आपने देखा होगा कि जो ओपीएम होता है अफीम केक बनाते हैं आप साइज ऑफ मेलन जैसे खरबूजा होता है उतने बड़े साइज में इनके केक बना लेते हैं एंड फिर उन केक को पैक्ड कर देते हैं इनटू ओपीएम बाल, फिर उन बाल्स में बना देते हैं इनटू चेस्ट। मतलब जिस तरीके से आपने देखा होगा कभी सुना होगा कि जो ओपीएम का ट्रेड होता है जो इसका मतलब क्या कहना चाहिए स्मगलिंग, तो वो चेस्ट में मतलब इंटर कर लेते हैं इस तरीके से। मेलेंस बनाते हैं, मेलेंस को बॉल बनाते हैं, बॉल को अंदर अपने सर्जरी करके चेस्ट में रख लेते हैं और इसके बाद अपनी दूसरी फॉरेन कंट्री में चले जाते हैं और वहाँ जाके इसे सेल कर देते हैं एंड गेट मोर मनीज। सेमी लिक्विड फायर। तीसरा है कि NDPS 1998 स्टैंड फॉर नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1998। तो कह रहा है NDPS का फुल फॉर्म है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1998 गाइज। तो ये 3 स्टेटमेंट A, B एंड C आर करेक्ट गाइज। इसका फुल फॉर्म NDPS का ये कि नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस या साइको एक्टिव सब्सटेंसेस 1988 में एक्ट आया था। उसके बाद जो सेमी लिक्विड सब्सटेंस का जो ड्राइड फॉर्म होता है उसे किसी साथ मिक्स करके केक आप मेलन साइज एंड मेलन को फिर बॉल साइज और बॉल को हम चेस्ट में रख के इसे स्मगल कर देते हैं। तीसरी बात में कह रहा है कि 19th सेंचुरी में कॉलोनियल जब इंडिया में कॉलोनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर रूलिंग थी उस टाइम ओपीएम सेकंड सोर्स ऑफ रेवेन्यू गाइस। ये भी करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
शुरू टाइम से ही ओपियम काफ़ी मतलब सेंसिटिव प्रोडक्ट रहा है गाइज, क्योंकि इसका रेट इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ओपियम कल्टीवेशन इन इंडिया। अब बात है कि ओपियम कल्टीवेशन के बारे में इंडिया में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है गाइज। पहला देखते हैं, ओपियम लाइसेंस यूजली कम इन प्लॉट साइज ऑफ 20 हरी। देखिए हरी का मतलब होता है एक स्पेशली एकड़ का 5वां भाग, ठीक है, उसकी 20 साइज 20 हैरी के बराबर मतलब लाइसेंस मिलता है। ये नहीं लाइसेंस बहुत बड़े लेवल पे लाइसेंस नहीं दिया जाता, केवल 20 हैरी या 1/5 ऑफ द एकड़, इतने एकड़ में ग्रो करने के लिए फार्मर्स को लाइसेंस दिया जाता है। दूसरा कि एवरी ईयर प्लॉट साइज एंड लाइसेंस इज रिन्यूड बाय सीबीएन। हर साल मतलब ऐसा नहीं कि एक बार आपने लाइसेंस बनवा लिया तो आप हमेशा उसकी खेती करते रहोगे, हर बार आपको लाइसेंस का रिन्यूअल कराना है। क्यों? आपको जितने का लाइसेंस दिया उसके रिस्पेक्टिव उसके रिलेटिव आपको यील्ड दिखाना है गवर्नमेंट को, और वो गवर्नमेंट के जो डिस्ट्रिक्ट के जहाँ पे आप रह रहे हैं, जहाँ पे आप कल्टीवेट कर रहे हैं, वहाँ के नियर बाई जो डिस्ट्रिक्ट जो ओपीएम ऑफिस होता है, वहाँ पे जाके आपको अपनी जो परमिट था, जितने एकड़ में आपको परमिट मिला उसके रिस्पेक्टिव आपको वहाँ पे सबमिट करना है उतना अमाउंट। अगर आप सबमिट नहीं कर पा रहे हैं तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। तो कह रहा है कि एवरी ईयर प्लॉट का साइज भी और लाइसेंस दोनों ही रिन्यू करे जाते हैं भाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स के थ्रू। और थर्ड में कह रहा है कि ईच ईयर फार्मर्स हैज टू प्रोवाइड ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गम टू गवर्नमेंट। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक निश्चित अमाउंट जितना उन्होंने फील्ड दिया गया, जितना उन्हें लाइसेंस दिया गया है, उसके रेस्पेक्टिव उन्हें उतना अमाउंट गवर्नमेंट को सबमिट करना है एवरी ईयर, इट इज़ मस्ट। अदरवाइज उनका जो प्लॉट साइज है, जो जितना एरिया में उन्हें ग्रो करने की परमिशन मिली, और दूसरा उनका लाइसेंस, दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। तो गाइस ये सभी बातें बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर होता है डी। क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करेंगे कि इसमें भी वही बातें हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्रीवेशन इज नॉट ट्रू। मतलब कुछ रेगुलेशन, इनकी रेगुलेटरी बॉडी है, उनकी फुल फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन सा नॉट ट्रू एक्सटेंशन, मतलब गलत उनका जो एक्सटेंशन दिया हुआ है। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, बिल्कुल सही बात है। सीबीएन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ये भी सही है। इसके बाद UNODC यूनाइटेड नेशन ऑन ड्रग एंड क्राइम, बिल्कुल सही है। CSR INSAR, ठीक है गाइस। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल स्ट्रेटजी रिपोर्ट होता है। यहाँ पे क्या लिखा है? रिवर्सल। ये आपको ध्यान रखना है कि सभी सही हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट ये वाला जो करेक्ट आंसर है कि नॉट ट्रू है आपका डी। INCSIR का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल स्ट्रेटजी रिपोर्ट। ये ऑर्गेनाइजेशन जो होता है रिपोर्ट बनाता है हर साल। तो यहाँ पे क्या लिखा है? रिवर्सल। ये गलत है, ये सही कर लें रिपोर्ट। तो ये करेक्ट आंसर है यहाँ पे कि इसका जो है ट्रू एक्सटेंशन नहीं है। इस करेक्ट आंसर होता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 11 बात करते हैं कि इन विच आर द फॉलोइंग गवर्नमेंट एजेंसीज इरेडिकेट द इलीगल ओपियम क्रॉप्स या कल्टीवेशन इन द स्टेट लाइक अरुणाचल प्रदेश, बंगाल, आसाम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मणिपुर और उत्तराखंड। आपने देखा है इंडियन गवर्नमेंट में केवल 3 स्टेट, राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश को नारकोटिक्स जो एनसीबी है उसके थ्रू परमिशन है यहाँ पे। अब इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, बंगाल, आसाम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, आपका मणिपुर, महाराष्ट्र और उत्तराखंड के फार्मर्स भी से इलीगल वे में कल्टीवेट करते हैं। तो कौन सी बॉडी हैं जो इन्हें पकड़ती हैं, उन्हें जाके वहीं पे इरेडिकेट मतलब क्रॉप को वहीं पर नष्ट कर देती हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से डैमेज कर देती हैं। तो वो कौन सी बॉडी इंडिया में इस तरीके का काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? पहला है एनसीबी नेशनल नारकोटिक जो बताया था नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, दूसरा है सीबीएन सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स एंड तीसरा है INCSR और बोथ ANB। गाइस तो दोनों बॉडी जो हैं इस चीज़ के लिए कि इलीगल कहीं पे कल्टीवेशन ना हो पाए, इसलिए दूसरे जो आपके स्टेट्स हैं, कोई भी स्टेट, 3 स्टेट को छोड़ के जहाँ पे भी इसका कल्टीवेशन होगा गवर्नमेंट उसे रेडिकेट कर देगी बाय थ्रू देयर 2 बॉडीज, एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। ये दोनों एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर एरेडिकेशन इलीगल ओपियम कल्टीवेशन इन द इंडियन स्टेट्स अदर देन राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करते हैं INCSR जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल स्ट्रेटजी रिपोर्ट इज इशूड बाय। ये कौन सी बॉडी है कि रिपोर्ट है, ये कौन मतलब इसे इशू करता है? जैसे पेंटागन आप जानते होंगे गाइज, ये अमेरिका का रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय है। व्हाइट हाउस आप समझते हैं, व्हाइट हाउस आजकल ट्रम्प गए हुए वाइडन आए वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है US स्टेट डिपार्टमेंट यूनाइटेड, अभी से पूरा बात करें US क्या है मतलब रियल बात है USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो इसे जो है इशू करता है इस रिपोर्ट को, इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल स्ट्रेटजी रिपोर्ट को, या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। गाइस जो करेक्ट आंसर है वो आपका है सी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट इस रिपोर्ट को इशू करता है एवरी ईयर। क्वेश्चन नंबर 17 में हम बात करेंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी रिस्पॉन्सिबल टू इशू द एनुअल वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। अभी दूसरी रिपोर्ट है, ये है कि एनुअल वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट कौन मतलब हर साल निकालता है?
पेंटागन, व्हाइट हाउस, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन गाइस। तो ये रिपोर्ट निकाला जाता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट 2 रिपोर्ट्स हैं, एक आपका यूएस डिपार्टमेंट यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट निकालता है और दूसरा यूएनओ निकालता है। करेक्ट 14 क्वेश्चन में गाइस हम बात करने जा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन सिनेरियो में बात करें तो इंसा भाई इंस्टीट्यूट ऑफ नारकोटिक स्टडीज़ एंड एनालिसिस 2009 में ये ऑर्गेनाइजेशन मतलब बना था। ऑर्गेनाइजेशन का एक एनजीओ है गाइस ये, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और देवेंद्र दत्त इसके जो है सेक्रेटरी हैं। एन इंडिपेंडेंट एनजीओ एक्टिवली इंगेज्ड इन द ओपीएम ड्राइव्ड प्रोडक्ट एंड देयर इम्पैक्ट्स। इन सभी बातों पर डिपेंड है, कल्टिवेशन से लेके विच वन इज कंसर्न टू इट। अब कोई 4 पर्सनालिटी नीचे दें, इसके अलावा देवदत्त तो बता दिया कि सेक्रेटरी है, इसके अलावा इसके जो प्रेसिडेंट होंगे इस एनजीओ के वो कौन है, उनसे बात कर रहा है। इसमें रमेश भट्टाचार्य या रमेश पोखरियाल, आर.के. सिंह और मनोहर लाल खट्टर। तो इसमें आप कई सारी एंटिटी को तो आप जानते हो गाइस, न्यूज़ में डेली रहता है, जैसे कि रमेश पोखरियाल आपको पता है एचआरडी मिनिस्टर, आर.के. सिंह आपके पेट्रोलियम मिनिस्टर, एनर्जी के मिनिस्टर, और मनोहर लाल खट्टर आपके झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। अब इसमें एक नाम बचता है रमेश भट्टाचार्य, जिसे आप रियल नहीं सुना होगा इससे पहले आई थिंक। तो यही जो है इंसा जो है इसके आप प्रेसिडेंट हैं, इस एनजीओ के प्रेसिडेंट हैं जी। और ये एक एक्स नारकोटिक कमिश्नर थे, जो कि ग्वालियर में जो इंस्टीट्यूट है वहाँ बैठता है, जो नारकोटिक कमिश्नर है, एक्स मतलब रिटायर्ड। तो इनका एक अपना एनजीओ है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ नारकोटिक स्टडीज़ एंड एनालिसिस। 2009 में उन्होंने बनाया था न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर से अपने आप। तो ये जो रमेश भट्टाचार्य हैं वो प्रेसिडेंट हैं, और देवदत्त जो है देवेंद्र दत्त वो इसके सेक्रेटरी हैं। करेक्ट आंसर होता है ए। क्वेश्चन नंबर 15 में हम बात करते हैं कि ऑल इंस्टीट्यूशंस लाइक एनसीबी, सीबीएन आर अंडर द फंक्शन ऑफ विच मिनिस्ट्री। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गाइस। एनसीबी या सीबीएन सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये जो बोर्ड्स हैं ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करते हैं, मतलब एग्रीकल्चर मिनिस्टर के अंतर्गत या फाइनेंस या फॉरेन या कॉमर्स एंड ट्रेड। गाइस तो ये हमने बताया क्योंकि इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट आता है काफ़ी, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। तो करेक्ट आंसर गाइस होता है यहाँ पे आपका बी। क्वेश्चन नंबर 16 में हम बात करें मिसयूज़ ऑफ द ड्रग एक्ट पास्ड इन द ईयर। क्योंकि हम सब एक्ट की बात करें तो ये वाला भी हम बात कर लेते हैं कि इंडिया में इस एक्ट की भी काफ़ी अपनी अहमियत है कि मिसयूज़ ऑफ द ड्रग एक्ट किस ईयर में पास हुआ था गाइस। तो ये हुआ था 1971 में, 1971 में रूल पास हुआ था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट सही है। इंडिया इज, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, ध्यान दें इस पे। देखिए इंडिया इज वर्ल्ड ओनली लीगल ओपीएम एक्सपोर्टर, मतलब इंडिया लीगली मतलब ओपीएम को एक्सपोर्ट करता है, मतलब दूसरी कंट्री को अपना ओपीएम बेचता है। इसके अलावा मेजर इलीगल प्रोड्यूसर्स भी, और बहुत बड़ा इलीगल तरीके से भी इंडिया प्रोड्यूस करता है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, सबको पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया बहुत बड़े लेवल पर इलीगल तरीके से ओपीएम का प्रोडक्शन करता है। इसके बाद आता है कि अफगानिस्तान इज द लीडिंग इलीगल ओपीएम प्रोड्यूसर सिंस एटलीस्ट 1991 व्हेन इट पास बर्मा। 1991 के बाद से, आपने स्पेशली सुना होगा 1991 के बाद से वहाँ पे आ गए थे तालिबान, जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है, और अफगानिस्तान एक इलीगल ओपीएम प्रोड्यूसर है दुनिया में बहुत बड़ा, मतलब कहने का मतलब सबसे बड़ा प्रोड्यूसर तो है, मगर वो कैसा इलीगल प्रोड्यूसर है, उसे कोई परमिशन नहीं मिला हुआ है गाइस। और इससे पहले जो था बर्मा, जिसे हम म्यांमार बोलते हैं, इसका मतलब इसका नंबर 1 आता था, बट 1991 के बाद से अफगानिस्तान ने इसे पछाड़ के नंबर 1 की पोजीशन ले लिए। वो चाहे इलीगल बेस ही कर रहा है बट नंबर 1 पे है आज। सी ऑप्शन बोला कि ओपीएम गम। ओपीएम गम का मतलब ओपीएम गम एक क्रूड मतलब ओपीएम जो होता है उसे बोला जाता है ओपीएम गम। इज ए स्टिकी डार्क ब्राउन सबस्टेंस विद स्ट्रॉन्ग वाटर एंड हैविंग मिक्सचर ऑफ अल्कोलाइड, टर्पेनॉइड्स, पॉलीफिनॉल्स, फिनॉल्स एंड वेरियस प्रोटीन। देखिए टर्पेनॉइड क्या होती है, लिपिड्स होती हैं, फिनॉल्स क्या होते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, प्रोटीन्स और अल्कोलाइड का मिक्सचर होता है। स्टिकी मतलब चिपकना था, थोड़ा डार्क ब्राउन भूरे कलर का सबस्टेंस, तभी से बोलते हैं ब्राउन शुगर गाइस, है ना, डार्क ब्राउन सबस्टेंस, और एक बहुत ही तीक्ष्ण मतलब इसमें स्मेल आती है। तो ये जितनी बातें हैं बिल्कुल सही है कि इंडिया जो है एक लीगल ओपीएम एक्सपोर्टर है, केवल दुनिया में इंडिया का ऐसा ओनली लीगल एक्सपोर्टर। ये बात ध्यान रखना, बहुत ही सिग्निफिकेंट टास्क गाइस। हमारा प्यारा भारत एक ऐसा कंट्री है जो लीगली ओपीएम को एक्सपोर्ट करता है। वो अलग बात है कि हम इलीगल तरीके से बहुत ज़्यादा ओपीएम का कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। और अफगानिस्तान ने 1991 के बाद से बर्मा को छोड़ के नंबर 1 की पोजीशन बनाई है, बट वो इलीगल तरीके से। और ओपीएम जो होता है वो स्टिकी डार्क ब्राउन सबस्टेंस, उसके साथ उसमें एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है, मतलब बहुत तेज़, मतलब कहीं छुपा के नहीं रख सकते, बहुत तेज़ खुशबू आती है उसके अंदर। इसलिए आप ऊपर वाला जो क्वेश्चन आपने देखा था कि वो उसे अपने अंदर बॉल्स मेरन की तरह बना लेती हैं, उनकी केक और अपने सीने में सर्जरी करा के रख लेते हैं, और फिर फॉरेन ट्रैप के थ्रू दूसरी कंट्री में जाके वहाँ पर सेल कर देते हैं, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात करते हैं
एवरी ईयर CBN रिन्यूड ओपीएम फार्मर्स लाइसेंस ऑन दी बेसिस ऑफ, बहुत ही सिग्निफिकेंट गाइज क्वेश्चन जो हम बता रहे थे कि उन्हें लाइसेंस रिन्यू कराना पड़ता है फार्मर्स को एवरी ईयर, और उनका प्लाट साइज भी हर साल डिसाइड होता है कि कितने एकड़ में तुम्हें ग्रो करने की परमिशन इस बार मिलेगी। 2019 में अलग थी, 2020 में थी, 2021 में अलग होगी। तो यहाँ पे केवल लाइसेंस की बात कर रहा है कि जो ओपीएम लाइसेंस CBN जो होता है हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स, वो किस बिहाफ पे फार्मर के लाइसेंस को रिन्यू करता है। पहला है कि प्रीवियस सीजन परफॉर्मेंस, पहले साल की जो प्रीवियस मतलब जैसे आप 2021 में रिन्यू कराना, 2020 की हमें परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, परफॉर्मेंस क्या रही। उसके बाद है क्वालिटी ऑफ गम सप्लाइड बाय फार्मर्स टू द गवर्नमेंट, किस क्वालिटी का आपने, किस क्वालिटी, देखिए क्वांटिटी नहीं है, किस क्वालिटी का आपने ओपीएम गवर्नमेंट को दिया है। अच्छा ऐसा नहीं, अच्छा तो आपने इलीगल तरीके से बेच लिया और बेकार वाला जो है गवर्नमेंट को दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ गम सप्लाइड बाय फार्मर्स टू द गवर्नमेंट, ये भी एक क्राइटेरिया है कि आपका लाइसेंस रिन्यू किया जाए या नहीं किया जाए। क्वालिटी देखिए किस क्वालिटी का दिया। तीसरा है आफ्टर एस्टिमेटिंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट, दूसरा ये भी कि भाई भारत को अपने आप हम यहाँ अपने मेडिसिनल यूज़ में कितना कर लेते हैं, बाकी हम ऑलरेडी हम जो है एक्सपोर्ट करते हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी रिक्वायरमेंट है और डोमेस्टिक, दोनों को एस्टिमेट करने के बाद हम लाइसेंस को इशू कर रिन्यू करें। ये गवर्नमेंट का अपना वो है, वो करे ना करे, ये दो बात देखिए। इंटरनेशनल मार्केट में रिक्वायरमेंट है तो फार्मर्स का लाइसेंस वही रिन्यू करेगी, अदरवाइज कैंसिल कर देती है। और वो डोमेस्टिक का मतलब अपने यहाँ की जो फार्मेसी में इस्तेमाल होती है, हर ड्रग्स में होती है, आपने देखा, तो वहाँ पे इनकी क्या डिमांड है, इन बिहाफ पे इस लाइसेंस को रिन्यू किया जाता है गाइज। तो ऑल ऑफ दी अबव स्टेटमेंट, डी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। जितने भी स्टेटमेंट हैं मतलब कि प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस, किस क्वालिटी का आपने गम गवर्नमेंट को सप्लाई किया फार्मर्स ने, और तीसरा एस्टिमेटिंग डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट, इन्हें भी दोनों चीज़ों को, ये मतलब टोटल 4 फैक्टर पर प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस, क्वालिटी ऑफ गम सप्लाई टू दी गवर्नमेंट बाय द फार्मर्स एंड एस्टिमेटिंग डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट, ये 4 फैक्टर कंसिडर करते हैं ड्यूरिंग दी रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस बाय द CBN टू द फार्मर्स। क्वेश्चन नंबर 19 में हम बात करते हैं गाइस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ओपीएम कल्टीवेशन इंडिया। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओपीएम कल्टीवेशन के बारे में। इसमें देखिए क्या है, हम इसमें इसकी एग्रोनॉमी की बात करते हैं कि जो इसकी ग्रोइंग होती है मतलब सोइंग होती है वो नवंबर में स्टार्ट हो जाती है, हल्का जाड़ा स्टार्ट हो, नवंबर में जाड़ा स्टार्ट, क्या जाड़ा पूरी तरीके से पड़ता है, और इसे हार्वेस्ट कर लेते हैं मार्च में गाइस। देखिए 4 महीने क्रॉप है, 3 महीने इधर और 1 महीना इधर, नवंबर मतलब लास्ट तक, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में से हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, मतलब 4 मंथ की क्रॉप है ये। इसके बाद आफ्टर रेडिश ब्राउन लेटेक्स, जब हम उस पर मतलब उसकी इंसीजन करते हैं, मतलब उस पर जब हम कट करते हैं तो उसमें रेडिश ब्राउन कलर का हमें लेटेक्स मिलता है, फिर उसे हार्वेस्टेड करते हैं पॉपी पॉट से, और फार्मर टेक इनटू डिस्ट्रिक्ट ओपीएम ऑफिस। बाद में फार्मर्स क्या करता है, उन्हें अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में उसे पहुंचा देता है, गवर्नमेंट की कितने एकड़ में उसने ग्रो करा उसी रिस्पेक्ट में वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में पहुंचा देता है। ऑफिशियल आफ्टर ए प्रीलिमिनरी टेस्ट, मतलब ऑफिशियल वहाँ पे टेस्ट करेंगे, जिसे बोला जाता है 13 ग्रेड टेस्ट। इसके बाद फार्मर्स को 90% जो वो अमाउंट ले गया उसका 90% कीमत उसे वहीं पे जो CBN है वो पे कर देता है, और फिर वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उसे गवर्नमेंट की जो फैक्ट्रीज़ हैं, स्पेशली मध्य प्रदेश में नीमक जगह पे और गाजीपुर उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, इन जगहों फैक्ट्री को भेज दिया जाता है। ये सभी बातें गाइस सही है, A भी सही है, B भी सही है और C भी सही। करेक्ट आंसर होता है D, कि हम इसे नवंबर में बुआई करते हैं इसकी, या मतलब इसे ग्रोइंग करते हैं और मार्च में इसे हार्वेस्ट कर लेते हैं। रेडिश ब्राउन लेटेक्स जो ओपीएम पोर्ट से निकाला जाता है, फार्मर्स इसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ओपीएम का है वहाँ पहुँचा देते हैं, वहाँ के वो टेस्ट के बाद इसे 90% अमाउंट फार्मर्स को दिया जाता है, मतलब जितने 90% जो उसका पैसा बना है उस टोटल अमाउंट का 90% पे कर दिया जाता है एट द टाइम। और बाद में जो वहाँ के NCB जो होता है, सॉरी NCB CBN जो होता है वो उसे पहुँचा देता है आपका ऑफिस जो गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज है, जैसे उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में और मध्य प्रदेश में नीमक में। तो ये स्टेटमेंट गाइस बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर D। क्वेश्चन नंबर 20 में हम बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, कि बहुत सारी वैरायटी ओपीएम पॉपी की इंडिया में पाई जाती हैं, बट हमारे इंडिया में हम कौन सी वैरायटी ग्रो करते हैं इसके बारे में हमें बात करना है। पैपावर सोमनीफेरम वैरायटी ग्लैब्रम, पैपावर सोमनीफेरम वैरायटी एल्बम, पैपावर सोमनीफेरम वैरायटी नाइग्रम गाइस। तो हमारे इंडिया में हम ग्रो करते हैं गाइस वैरायटी एल्बम, मतलब पैपावर सोमनीफेरम की जो एल्बम वैरायटी है वो इंडिया में ग्रो करी जाती है। इस तरीके से जो गाइस आपका ये पूरा 20 क्वेश्चन का सेट जो है कंप्लीट होता है। एंड सो थैंकफुल फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ कीप सेंडिंग योर वैल्यूएबल सजेशन, कमेंट एंड फीडबैक फॉर माय चैनल। सो आई रियली थैंकफुल टू यू, थैंक यू वेरी मच गाइज।